स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं एमसीक्यू आपके टर्म 1 के लिए। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए थे। और आपको बता दूं मैंने चैप्टर वाइज भी सारे बना रखे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप उनको भी जरूर देख लेना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान जो पहले विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र था, हम सभी जानते हैं वहां ज्यादा जनसंख्या नहीं थी पहले, अब जनसंख्या का उच्च संकेंद्रित क्षेत्र है, वहां पे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी है। इसका कारण क्या है? इसका ये कारण है सिंचाई का विकास हुआ, इंदिरा गांधी नहर, हम सभी जानते हैं, ठीक है। आपके वैसे तो ये टर्म 1 में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंदिरा गांधी नहर से बहुत ज्यादा सिंचाई का विकास हुआ और बहुत सारी फसलों में वृद्धि हुई है। और इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए कायिक एवं कृषि घनत्वों का परिज्ञान बेहतर है क्योंकि, ठीक है। इसका क्या कारण है? एक तो अंकगणितीय घनत्व एक अशोधित माप है, और इसके अलावा भारत एक विशाल देश है। ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यानी कि ए और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अब हमारा, प्राकृतिक कारकों, ठीक है, प्राकृतिक कारकों अशोधित जन्म एवं मृत्यु दरों से डैश से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हम देखते हैं, जनसंख्या के दुगुना होने का समय, ठीक है, अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, या फिर वार्षिक वृद्धि दर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्राकृतिक कारक जैसे कि अशोधित जन्म एवं मृत्यु दर से कौन सी वाली वृद्धि जो है मतलब देखी जाती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है क्या? वो आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट में। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? वर्ष 1921 से 1951, ठीक है, और उसके बाद जो 1901 से 1921 और 1981 से अब तक, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर देखोगे तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1901 से 1921 ये सही से मेलित नहीं है। यहाँ लिखा है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि वाला काल, क्या यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कि ये सुमेलित ढंग से नहीं है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय जनसंख्या में किशोर वर्ग की क्षमताओं का विकास देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। यस, हमारे जो किशोर हैं, जो हमारे युवा हैं, इनका विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, सही कथन है। भारत सरकार ने इस उद्देश्य से 2014 एनवाईपी 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीतियां बनाई। यस, बिल्कुल बनाई। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। दोनों कथन सही है हमारे, ठीक है, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का डैश प्रतिशत भाग गांव में रहता है। तो कितना प्रतिशत रहता है? लगभग 68.8%, ठीक है, ये सही हो जाएगा, गांव में रहता है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, भाई वो मुख्य श्रमिक है, ठीक है, जो साल में कम से कम 183 दिन कमाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में कौन से राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। प्रतिशत पूछा जा रहा है यहाँ पे, परसेंटेज, किस स्टेट की परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की, तो यूपी आएगा उसमें। फिर नौवां प्रश्न है, भारत में डैश भाषाएं एवं डैश के लगभग बोलियां हैं। कितनी भाषाएं कितनी बोलियां हैं? कौन से सर्वे के अनुसार आपको बताना है? 1903 से 1928 के दौरान जो सर्वे हुआ उसके अनुसार कितना है, ये नहीं कि आप आज के टाइम की भाषा और बोलियां वहां पे लिख के आ जाओ ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, 179 भाषाएं एवं 544 बोलियां, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वेक्षण 1903 से 1928 के अनुसार पूछा गया था हमसे। अब अगला प्रश्न है हमारा, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये किससे मतलब इसकी जो गणना की जाती है वो मतलब किस चीज की गणना होती है? इससे हमारी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे भारत के अंदर पुरुष जो ज्यादातर लोग प्रवास करते हैं वो रोजगार के उद्देश्य से करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1881 ईस्वी को जनगणना में प्रवास की गणना का उसमें आधार क्या था?
तो आप कमेंट में बताइए, ये आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि 1881 में जो जनगणना में जो प्रवास का गणना का आधार जो था वो क्या था। ठीक है, गांव से नगर में प्रवास या जन्म स्थान से प्रवास। ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है अगर आप इसको याद करें तो। तीसरा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक आप्रवास होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आप्रवासी मतलब कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे सॉरी आते हैं, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। प्रवास का वह कारक जो लोगों का एक स्थान की ओर आकर्षित करे। ठीक है, कोई ऐसे कारक जो हमें आकर्षित करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपकर्ष कारक होते हैं जो हमें आकर्षित करें। पांचवा प्रश्न, आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होना, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं ही ना होना तो और प्राकृतिक आपदाएं भी होना, ये कौन से कारक होते हैं हमारे, ये प्रतिकर्ष कारक हैं, जिनको ऐसे कारकों को देख के लोग दूर भागते हैं उस स्थान से। ठीक है, फिर छठा प्रश्न है, हमारे देश में किस देश के आप्रवासी सबसे ज्यादा हैं। बांग्लादेश 1971, उसके बाद इतने मतलब ज्यादा बांग्लादेशी आए। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, सातवां प्रश्न, भारत के किस राज्य से लोग उत्प्रवास ज्यादा करते हैं, तो ये हमारा यूपी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं। और कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र। जिस स्थान से लोग उत्प्रवास करके गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं, ठीक है, जिस स्थान से वो जाते हैं, ठीक है, वो स्थान हमारा क्या कहलाएगा, वो उद्गम स्थान हो जाएगा जहां से वो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती को संकुलित बस्ती के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जहां पे घर काफी ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं, तो ये गुच्छित बस्ती होती है हमारी, घर आसपास होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, वे स्थान जहां नगर पालिका, कंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन, एरिया कमेटी, ये सब जो चीजें होती हैं, तो ये कौन से स्थान होते हैं, क्या आप बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है, क्या आपको याद आ रहा है, ये टॉपिक पढ़ा था हमने, नगर सारे बताए थे मैंने आपको कौन कौन से होते हैं, जनगणना नगर, पर्यटन नगर, प्रशासनिक नगर, महानगर। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या आपको ऑप्शन डी लग रहा है या सी लग रहा है, तो आप मुझे बताइए अभी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को हम क्या बोलेंगे, नगर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पल्ली बस्तियों के पाए जाने की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो हिमालय की निचली घाटियों में। ठीक है, ये जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पल्ली बस्तियां ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सकती हैं, यहाँ पे अपेक्षा ज्यादा होती है। पांचवा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल मुंबई। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। छठा प्रश्न, कौन सी योजना का उद्देश्य है ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करती है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो शहरों की बात हो रही है, दूसरे भी शहर उसको देख के उस मॉडल को कुछ सीखे, तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन आ जाएगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। आगरा हम सभी जानते हैं है, पटना भी है, कोलकाता भी है, भोपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रकार्य की दृष्टि से कौन सा एक नगर या शहर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं होता। ठीक है, शैक्षिक नगर में नहीं आता, तो वो है पिलानी, वाराणसी, सेलम या इलाहाबाद। तो सेलम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गैरीसन नगर नहीं है। जालंधर, बबीना, अंबाला, ये तीनों आपकी बुक के अनुसार गैरीसन नगर है, लेकिन लखनऊ नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, महानगर के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है। वैसे तो 10 से 50 लाख बताई जाती है, तो 10 से स्टार्टिंग है, सो वी कैन से दैट कि हम ऑप्शन सी को सही बोल सकते हैं, 10 लाख। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते आपकी 20 लाख वाला महानगर होगा, 10 लाख वाला नहीं होगा, 10 लाख से स्टार्ट होती है रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन सबसे कम है। तापी, गंगा, सवर्ण रेखा, चंबल तथा उसकी सहायक नदियां। तो आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सी वो नदी का बेसिन है जो कि जिसका कुल पुनः पूर्ति योग्य जो एक तरीके से जो भूमि जल संसाधन है वो सबसे कम है, क्या ऑप्शन इसका हो सकता है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है गलत इसमें से कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, गलत पहचानना है हमें, तो चलिए फिर पहचानते हैं। तो इसके अंदर जल एक अजैविक संसाधन है, पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा केवल 3%। सही बात है भाई, ज्यादातर जो जल है समुद्र का वो तो लवणीय है, अजैविक संसाधन है, जल थोड़ी सांस लेता है।
फिर है गोदावरी कृष्णा कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है, नहीं। ठीक है, नहीं, ये गलत कथन है, तो ऑप्शन 3 हमारा गलत कथन है। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, केवल 3 जो पॉइंट है इसके अंदर, ये जो तीसरा ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तीसरा प्रश्न है, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहते हैं? तो इनको प्लाया कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक उपयोग करने वाले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ये सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा तो बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। पांचवा प्रश्न है हमारे सामने, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो धरातलीय और भौम जल का सबसे ज्यादा जो उपयोग है हमारा कहीं ना कहीं कृषि सेक्टर, जो सेक्टर है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है हमारा और खेती से ही हमारा बहुत बड़ा एक हिस्सा आता है अर्थव्यवस्था का। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो ये होता है आलवणीय, क्योंकि बारिश का पानी नमकीन थोड़ी होता है, आपने देखा होगा कैसा होता है, टेस्ट कभी किया हो तो। आठवां प्रश्न है, वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है। ठीक है, जब ये बारिश का पानी जब बह जाता है नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है तो ये पृष्ठीय जल कहलाता है उसके बाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न, जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। बिल्कुल भाई, ह्रास हो रहे हैं जल संसाधन हमारे, हम पानी की कीमत नहीं समझते हैं क्या है, और एक एक बूंद कीमती है पानी की। सही कथन है। जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। सही बात है भाई, जब पानी में ये सब केमिकल फेंक दिए जाते हैं तो इससे प्रदूषित होता है हमारा जल। तो दोनों सही है और दोनों जो है कथन एकदम सही लिखे हुए हैं और ये कथन की व्याख्या सही करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के किस राज्य में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या असम। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। कौन सा भारत का वो राज्य है जहां पे कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है, जहां पे सिंचाई के लिए ज्यादातर कुओं का इस्तेमाल होता है? क्या गुजरात हो सकता है वो, या तमिलनाडु? ठीक है, आप बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है, मैं कमेंट करके बताऊंगा जरूर। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी ही हम मिलेंगे अपनी और भी वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।